चलिए वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं एक और खबर की जो अमेरिका से जुड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान और हमास को वार्न कर दिया है, यानी जंग का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है। सवाल यह है क्या अमेरिका ईरान पर फिर से हमला करने वाला है? क्या इजराइल हमास पर फिर से अटैक शुरू करेगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग दी है और साफ साफ कहा है कि अगर ईरान दोबारा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है तो अमेरिका फिर से कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। उनका इशारा साफ है, अमेरिका की सीमा में खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने फिलिस्तीन संगठन हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने हथियार नहीं डाले तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, जबकि सीज फायर की शर्तों में यह बात थी कि हमास हथियार डालेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें आशंका है कि जून में किए गए बड़े अमेरिकी हमले के बाद ईरान अपने हथियार कार्यक्रम को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। ईरान कर रहा है परमाणु टेस्ट की तैयारी। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए तो फिर मिडिल ईस्ट को खाक होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ईरान ने परमाणु बम बनाते ही सबसे पहला हमला इजराइल पे करना है और इजराइल पर अगर परमाणु हमला हुआ तो फिर ना अमेरिका चुप बैठेगा, ना इजराइल चुप बैठेगा और ना ही यूरोप चुप बैठेगा। उसके बाद कयामत, जलजला, जो शब्द आपको बेहतर लगे बर्बादी के लिए, तबाही के लिए, वो शब्द अपने हिसाब से आप चुन सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं क्या वाकई ईरान कुछ कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई टेस्ट कर रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इतिहास और वर्तमान पर अगर नजर डालें तो क्या है स्थिति? JCPOA से अमेरिकी निकासी तक की यात्रा, यूरेनियम संवर्धन की अगर बात की जाए तो कहते हैं 60% तक वो यूरेनियम एनरिचमेंट तक पहुंच चुका है। 1950 के दशक में अमेरिका के सहयोग से उसने ये कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद जब अमेरिका के समर्थित सरकार या अमेरिका की फेवरेट सरकार वहां से चली गई, उसके बाद से इस कार्यक्रम को वहां पर बैन कर दिया गया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बैन कर दिया, ठप कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जब एक बार किसी खूंखार जानवर की जुबान पर खून लग जाए तो फिर रुकता नहीं है। 2002 में नतांज और आराक सुविधाओं का खुलासा हुआ। 2015 में JCPOA संयुक्त व्यापक कार्य योजना समझौता हुआ। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका को समझौते से बाहर निकाला। 2021 से ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर लिया है। लेकिन अगर ये 60% 90% तक चला जाए, यानी कि अगर ईरान 90% यूरेनियम एनरिच कर ले तो फिर वो हथियार ग्रेड के माने जाते हैं। उसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो सकता है। ईरान अपनी पुरानी परमाणु हथियार वाली साइट तालिबान 2 को तेजी से विकसित कर रहा है। और 2025 की स्थिति क्या कहती है ये भी देख लीजिए। IAEA रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों उन्नत सेंट्रीफ्यूज अभी भी सक्रिय हैं। आपको बता दें ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में ही शुरू हो गया था, जो मूल रूप से ग्रीन एनर्जी और पीसफुल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए था। लेकिन साल 2000 के दशक से विवादास्पद हो गया जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संदेह जताया कि ईरान इसका गलत इस्तेमाल करके हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। नवंबर 2025 की नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान अपनी परमाणु हथियार वाली साइट तालिबान 2 जिसे तालिबान 2 के नाम से भी जाना जाता है, उसको तेजी से डेवलप कर रहा है। यह साइट तेहरान के पास पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। विशेषज्ञों को डर है कि यहां परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी हाई एक्सप्लोजिव टेस्ट किए जा सकते हैं। तालिबान 2 के बारे में भी जान लीजिए। साल 2000 के शुरुआत में ईरान का गुप्त प्रोजेक्ट था अमाद प्लान। इस प्लान का मकसद यह था कि किसी तरह से न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया जाए। तालिबान 2 इसी प्रोजेक्ट का मुख्य केंद्र था। यहां बम में धमाका करने वाले कई पार्ट्स का टेस्ट किया जाता था।
जबकि साल 2024 में इजराइल ने इसी साइट पर बमबारी की थी और तालिबान 2 साइट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अब सिर्फ 1 साल के बाद ईरान ने इसका दोबारा निर्माण करके इसे शुरू कर दिया है। मई 2025 से ही इस साइट पर तेजी से काम चल रहा है। अगर तालिबान के विजुअल्स हों तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीसीआर को कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं जहां की बात कही जा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसी खबरें पढ़ रहा हूं कि वो फिर से हथियार और दूसरी सैन्य क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो वो उन ठिकानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे जिन्हें हमने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, बल्कि किसी दूसरी जगह पर ये काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें पूरी जानकारी है कि वो कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा रास्ता नहीं अपनाएंगे क्योंकि हम B-2 बॉम्बर पर ईंधन खर्च नहीं करना चाहते। इसमें दोनों ओर से मिलाकर करीब 37 घंटे की उड़ान होती है और मैं इस तरह ईंधन की बर्बादी नहीं चाहता। अब जिस B-2 बॉम्बर की बात की जा रही है, अमेरिका के सबसे ताकतवर बॉम्बर के तौर पर जाना जाता है। तस्वीर आपको दिखा रही है, देखिए तस्वीर। ये वही B-2 बॉम्बर है जिसे बेहद शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है और जब ये आसमान में बॉम्बर ये होता है तो इसे इसकी तस्वीर देखते ही बनती है। सरा मैं फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाता हूं। देखिए B-2 बॉम्बर की शानदार तस्वीर जो आपको भी कायल कर सकती है, आपका भी दिल जीत सकती है। अब आपने जी भर के इस बॉम्बर की तस्वीर देख ली, अब इसकी ताकत भी जान लीजिए। ये B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर के नाम से जाना जाता है। इसकी कीमत $2 बिलियन है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए। इसका वजन 71,000 किलोग्राम है। टेक ऑफ $1.71 मिलियन। अगर एक बार के टेक ऑफ की खर्च की बात की जाए तो अगर कंप्लीट उड़ान अगर इसकी देखा जाए, रेंज की बात की जाए तो 12,000 किलोमीटर, स्पीड की बात की जाए तो 0.95 मैक की स्पीड है। इसमें GE 100 टर्बोफैन इंजन लगाया गया। इसकी क्षमता 40,000 पाउंड पेलोड ले जाने की है। किसी भी तरह के 24 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसे रिफ्यूल कर दिया गया हवा में, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारे एयर टैंकर भी मौजूद हैं जिसे इसे हवा में ही रिफ्यूल कर दिया जाता है। तो ये 48 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, यानी अमेरिका से निकलकर एक बार में जाकर ऑपरेशन करके वापस भी आ सकता है। हाँ, लेकिन इसके लिए $14 मिलियन खर्च करने होंगे। इसलिए कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमारे पास इतना ईंधन बेकार का नहीं पड़ा है कि हम इस तरह की चीज़ों के पीछे खर्च करें, इसलिए ईरान हमें मजबूर ना करे। B-2 अमेरिका का सबसे आधुनिक और ताकतवर स्टेल्थ बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल बेहद गंभीर और बड़े सैन्य ऑपरेशंस में किया जाता है। जून में ईरान पर हुए अमेरिकी हमले में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ट्रंप उसी कार्रवाई की याद दिला रहे थे। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की सटीक ईंधन खपत सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन माना जाता है कि B-2 बॉम्बर औसतन हर घंटे करीब 20,000 से 25,000 किलोग्राम जेट फ्यूल खर्च करता है। 37 घंटे की उड़ान हो तो लगभग 7,40,000, 9,25,000, 7,40,000 से 9,25,000 किलोग्राम ईंधन खर्च कर सकता है। यानी ये ईंधन उड़ाता नहीं, ईंधन पीता है। एक ही मिशन में करीब 750 से 900 टन जेट फ्यूल जल जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन की खपत हजारों सामान्य यात्री विमानों की उड़ानों के बराबर मानी जाती है और इसकी लागत करोड़ों डॉलर तक पहुंच जाती है। इसी भारी खर्चे की ओर इशारा करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो B-2 बॉम्बर पर ईंधन बर्बाद नहीं करना चाहते। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मुलाकात की थी, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, देखिए तस्वीर सामने आई थी। ट्रंप ने बताया कि नेतन्याहू के साथ हुई चर्चा का मुख्य फोकस गाजा में लागू नाजुक शांति समझौते को आगे बढ़ाने, ईरान को लेकर इस्राइल की सुरक्षा चिंता और लेबनान में हिजबुल्लाह के जुड़े मुद्दों पर रहा है।
उन्होंने कहा कि गाजा में लागू युद्ध विराम के तहत इजराइल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमने हमास को लेकर बातचीत की और निशस्त्रीकरण पर भी बातचीत की, यानी हमास हथियार डालेगा। लेकिन हमास ने अभी तक हथियार नहीं डाले, जिसको लेकर हमने आपको पहले ही आगाह किया था कि हमास कभी हथियार नहीं छोड़ेगा। वो हथियार बंद संगठन पैदा ही हुआ है, तो जो पैदा हुआ जिस चरित्र के साथ, उस चरित्र को छोड़ना ही बहुत मुश्किल है। और ये बात आज जाकर अमेरिका कह रहा है कि हमने हमास को हथियार छोड़ने के लिए बहुत समय दिया, लेकिन हालात नहीं बदले हैं, इसलिए हमास को कहा जा रहा है कि फौरन हथियार डालो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो इसे के लिए उसके भारी कीमत उसे चुकानी होगी, और हम ऐसा नहीं चाहते। लेकिन साफ है कि इसके नतीजे गंभीर होंगे। इस बयान पर हमास की ओर से फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अमेरिका के बार बार वार्निंग के बाद भी हमास हथियार डालने को तैयार है। ट्रंप ने कहा था कि वो गाजा में तुर्की के पीस फोर्स तैनात करने की संभावना पर नेतन्याहू से बात करेंगे। यह मुद्दा संवेदनशील है। ट्रंप जहां तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अक्सर तारीफ करते हैं, वहीं इजराइल और तुर्की के रिश्ते उतने सहज नहीं हैं। हालांकि गाजा में लड़ाई कम हुई, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अक्टूबर में संघर्ष विराम लागू होने के बाद भी इजरायली हमलों में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं। ऐसा गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है। वहीं फिलिस्तीनी लड़ाकों ने 3 इजरायली सैनिकों को भी मार डाला है। किस तरह से अटैक से वहां की धरती हिल रही है, एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल सीरिया के साथ शांतिपूर्ण सीमा चाहता है। ट्रंप ने भरोसा दिया कि इजराइल राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ तालमेल बिठा लेगा, जिन्होंने पिछले साल लंबे समय से सत्ता में रह रहे बशर अल-असद के हटने के बाद सत्ता संभाली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इजरायली अटैक की तस्वीर है जो हमास के ठिकानों पर लगातार की गई है। तो इजराइल एक तरफ ईरान को लेकर सतर्क है, अमेरिका भी ईरान को लेकर चौकन्ना है, लेकिन इजराइल एक और बात को लेकर टेंशन में है। सीरियाई लीडर अल-शरा। अल-शरा कभी अल-कायदा के आतंकी हुआ करते थे, लेकिन अब वो सीरिया में सत्ता के शीर्ष पर है, सीरियाई राष्ट्रपति। लेकिन जिस रास्ते पर अल-शरा चल रहे थे वो इस्लामिक कट्टरवाद का रास्ता है, और अल-कायदा अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, और जो अमेरिका का दुश्मन वो नेचुरली इजराइल का दुश्मन। तो सीरिया में अल-शरा के आने के बाद इजराइल का तनाव में आना लाजमी है, और उसी अल-शरा को डोनाल्ड ट्रंप रेड कार्पेट देते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी भी कमाल की है, तारीफ करनी होगी। आतंकियों के लिए रेड कार्पेट बिछाने में पीछे नहीं रहते, बेशक वो किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष बन जाए। और उसी आतंकी के साथ व्हाइट हाउस अब डील करने में लगा है। पेच यहां फंसा हुआ है कि अगर सीरिया की जमीन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप फंस सकते हैं और उनको मिलिट्री एक्शन लेना पड़ सकता है। तो अमेरिका कहां मोर्चे खोलेगा? अमेरिका ईरान में के लिए मोर्चा खोलेगा, अमेरिका रूस के लिए मोर्चा खोलेगा, अमेरिका सीरिया के लिए मोर्चा खोलेगा। अब अल-शरा कभी अल-कायदा से जुड़े हुए थे, इसे लेकर इजराइल सतर्क है। इसी शक के चलते इजराइल ने जुलाई में दमिश्क में सरकारी इमारतों पर बमबारी भी कर दी। यानी ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक रिश्तों को सुलझाने के बजाय और उलझा देते हैं। अब इजराइल बार बार कह रहा है कि तुर्की को F-35 देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो कह रहे हैं हम डील करने के लिए तैयार हैं क्यों, हमको डॉलर मिल रहा है। अब इजराइल की सुरक्षा चिंता को कितना एड्रेस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हमारी नजर आएगी और अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।